वेलकम टू आरपीए। तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आरपीए एकेडमी में। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये हमारा सेकंड चैप्टर है, तो हमने बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट कवर कर लिया है, एक पार्ट अभी हमारा यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो देखो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा तो लेंथी चैप्टर है, आपको पता ही है अगर आपने मैनेजमेंट पहले से पढ़ रखा है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इट इज अ बिट लेंथी चैप्टर, तो थोड़ा सा टाइम ले गया ये वाला। लेकिन अब इसके बाद से हम लीडरशिप, मोटिवेशन, इस तरीके से हमारे धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। ऑल्सो अगर अभी तक आपने लेक्चर को देखना तो पसंद करा लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो। अलॉन्ग विद दैट यार थोड़ा कंजूसी कम किया करो, वीडियो लाइक वगैरह कर लिया करो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और सीरियसली भी पढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि फ्री रिसोर्सेज हैं तो यार इनका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, जो मैं टाइम आपको डिवोट कर रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव है। ठीक है, बट आप लोगों के लिए फ्री है डजंट मीन कि यू वांट केयर अबाउट इट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लानिंग और प्लान के बीच में कि कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो पहला है कि जो प्लानिंग है ये यहाँ पर एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट किस चीज का है कि टू पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन हम लेंगे। एंड जो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्लान जो है, प्लान यहाँ पर एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है कि हम यहाँ पर एडवांस में डिसाइड कर कर चल रहे हैं चीजों को। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं प्लानिंग जो है वो एक मेंटल प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट है। मेंटल प्री डिस्पोजिशन कि हम यहाँ पर किस तरीके से आगे काम कर रहे होंगे। और प्लान जो है ये यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि हम अपने गोल्स को किस तरह सेट करें। तीसरे स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि प्लानिंग जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं, जबकि प्लान जो है वो एक कमिटमेंट है टू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम इस तरह का एक एक्शन लेंगे, इसके लिए हम कमिटमेंट अपना शो कर रहे हैं। फिर बोल रहे प्लान जो है ये इन्वॉल्व करता है कि हम किस तरीके से किसी काम को करेंगे, जबकि प्लानिंग जो है ये बताता है कि हमें क्या करना है। फिर बोल रहे प्लानिंग जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है, जबकि प्लान जो है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए रहता है। देखो प्लानिंग प्लानिंग हम जब कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, ये हमारे लिए बन जाता है यहाँ पर आपका प्रोसेस। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर कभी भी किसी वर्ड के पीछे ओलॉजी आ रहा है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी या फिर हमारे साइंस की बात हो रही है। ऐसे ही प्रोसेस की बात होती है तो हमारे पास में पीछे आईएनजी मिल जाएगा अगर कभी कंफ्यूज हो रहे हो। तो प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर अलग अलग स्टेप्स आपके इन्वॉल्व हैं। और प्लान क्या है, अब मैंने प्लान किया है कि मैं आप लोगों को इस मंथ के अंदर अंदर कम से कम यहाँ पर आधा मैनेजमेंट पढ़ा दूं और एक महीने के अंदर कंप्लीट मैनेजमेंट कवर कर लूं। तो ये क्या है, ये मेरा यहाँ पर एक कमिटमेंट है कि मैं एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लूंगी जिसमें कि यहाँ पर आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे आरबीआई का एग्जाम देना है या मुझे दूसरा कोई एग्जाम देना है जहां मैनेजमेंट मुझे कम से कम अगले एक महीने में अपनी अच्छे से कवर कर लेनी है और उसके बाद मुझे मॉक्स अप्लाई करने हैं एटलीस्ट वीकेंड्स पर। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया प्लान, कमिटमेंट की मैंने। और प्लानिंग क्या है, इस पूरी कमिटमेंट को फॉलो करने का प्रोसेस। तो डिस्टिंक्शन यहाँ पर किस चीज की है कि हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, नेचर ऑफ प्लानिंग एज अ मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग कौन कर रहा है, कोई भी मैनेजमेंट में आते हैं तो वो लोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अकॉर्डिंग टू कोन्स एंड ओ डोनेल, इनका प्राइमरी रोल क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग लोग आते हैं, है ना, अलग अलग थियोरिस्ट आते हैं, अलग अलग थियोरीज वो देते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो प्लानिंग है उसका क्या रोल होना चाहिए, प्राइमरी रोल क्या होना चाहिए। तो बताओ, प्राइमरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। देखो जब प्राइमरी रोल पूछ रहे तो हो सकता है 2 से 3 स्टेटमेंट्स भी आपके करेक्ट जा रहे हो एज द रोल, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपको देखनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो भी समझते हुए जाना। अभी आगे बढ़ोगे ना तो केस स्टडीज आएंगी बहुत डिफिकल्ट लेवल की, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स के, जहां आपको बताया ही नहीं जाएगा कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ। तो आपको उस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करने एग्जाम में भी वही आता है। चलो, ताकि हम इंश्योर करें कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हो रही है और कॉस्ट मिनिमाइजेशन करें।
फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पर गैप जो आ रहा है करंट स्टेट में और डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट में, वो हमारा यहाँ पर बेसिकली इसका रोल है कि जो गैप है उसे गैप को खत्म करना है, ब्रिज करना है। फिर बोल रहे हैं कि एक बेसिस हमारे बनाना है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग कब करते हैं? जब कुछ गड़बड़ हो रही है, तो जैसा हमने स्टैंडर्ड सेट किया वैसा काम नहीं जा रहा तो हमें उसे वापस लेकर आना है। या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है उसके अकॉर्डिंग ही हम अप्रेजल करेंगे। फिर बोल रहे हैं या तो फिर इसका ये रोल है कि इनोवेशन को एनकरेज करे और क्रिएटिव थिंकिंग जो है मैनेजर्स के अमंग उसे बढ़ाए। फिर ये बोल रहे हैं कि या फिर इसका ये रोल है कि कोऑर्डिनेशन हो जाए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग से क्या मतलब है ना? प्लानिंग तो आप साथ में चाहे मिलकर भी कर रहे हो या अलग अलग कर रहे हो, प्लानिंग तो कैसे भी हो सकती है। तो ई ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब ए पर आओ, तो ये बोल रहे एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन करनी और कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। कॉस्ट मिनिमाइज करना होगा, रिसोर्स एलोकेट करना होगा, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग हो सकता है, मेजर इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। रेदर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन इसे करेगा, अभी हमारा कितना काम हो चुका है, आगे हम किस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं, उसके बीच में जो गैप है उसे हमें फुलफिल करना है। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब बोल रहे हैं प्लानिंग फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, इसमें पहला स्टेप क्या होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लानिंग में अलग अलग स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करना है प्लानिंग प्रीमिसेस का। पहले ही हम यहाँ पर प्रीमिसेस बना लेंगे। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखना है। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मैं हो सकता है मैम की वीडियो से पढ़ लूं, या तो फिर पहले मैं जाकर कॉन्सेप्ट्स वाली क्लास कर लूं। हो सकता है ना कि भाई मुझे तो इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, पता नहीं मैम क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगी या नहीं पढ़ाएंगी, तो मैंने एक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सोचा। फिर यहाँ पर बोल रहे स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने यहाँ पर कोई अपने लिए ऑब्जेक्टिव बनाया कि मुझे इस बार आरबीआई क्लियर करना ही करना है और पूरे कोर्स को कंप्लीट मुझे नोटिफिकेशन से पहले कर लेना है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जब सब अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, मैं रिवीजन स्टेज तक आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो ये क्या है, ये हमारी प्रॉपर प्लानिंग हो गई। फिर आता है फॉर्म्यूलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स, कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसे प्लान्स लेकर आने हैं जो हमारे आगे जाकर स्ट्रैटेजीज हमारे लिए बता सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन हमें बताएंगे, हम चीजों को करेंगे। फिर आता है सिक्योरिंग कॉपरेशन, कि हमें दूसरे लोगों से कॉपरेशन मिले, ये हमारा प्लान है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या सोचोगे, सबसे पहले ऐसे बैठ जाओगे पढ़ने के लिए कि भाई ठीक है आज हमारे सामने कुछ मैनेजमेंट का लेक्चर आया, हमने पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं करोगे ना। सबसे पहले क्या करोगे, खुद सोचो। सबसे पहले अपने लिए एक एस्टैब्लिश डिफाइन करोगे, है ना। तो आंसर भी आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा। आगे समझो कि हमारे पास में प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, तो ये मेरी बन जाती है फर्स्ट स्टेप। दूसरा, मैं यहाँ पर सिचुएशन देखूं कि भाई हमारी सिचुएशन किस तरह की है, करंट स्टेटस हमारा क्या है, क्या हमारी स्वॉट एनालिसिस हो रही है, स्वॉट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने हैं और किन किस चीजों से मुझे खतरा है, तो थ्रेटनिंग, ये होता है स्वॉट एनालिसिस। फिर क्या देखेंगे, फिर हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि अच्छा पहले यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बैंक के 2 एग्जाम ऑलरेडी दे चुका हूँ, मुझे अच्छे से क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आता है, रोज यहाँ पर एक मॉक टेस्ट दे दूंगा या एक क्विज लगा लूंगा। रेस्ट में को अपना अभी एफएम थोड़ा कमजोर है या ईएसआई थोड़ा कमजोर है, तो इस पर पढ़ाई करना है। तो वैसी स्ट्रेटेजीज मैंने बनाई। इसके बाद में रिसोर्स एलोकेट किया। रिसोर्स कैसे एलोकेट करोगे कि भाई मेरे पास यहाँ कौन कौन सी बुक्स हैं। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ऑर्गेनाइजेशन क्या देखेगी, वो देखेगी मेरे पास एम्प्लॉइज कौन है, मेरे पास जो एम्प्लॉइज हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर सकता है, कितना पैसा मेरे पास है, फाइनेंस देखेंगे अपना, है ना। तो ये सारी चीजें देखते हैं।
फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम एक टाइमलाइन बनाएंगे। जैसे आप लोग अपने लिए बनाते हो कि 1 हफ्ते में इतना कोर्स पढ़ लेना है, 2 हफ्ते में इतना पढ़ लेना है। इसके बाद में इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे कि अच्छा मैम की वीडियोस हैं, फ्री हैं, जरूरी नहीं है कि पैसा है तो खर्च करके मुझे क्लासेस वाले ही कोर्सेज खरीदने हैं। मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट में पैसा लगा दूंगा, अभी वीडियो से पढ़ लेता हूँ। या फिर यहाँ पर हम इन्हें इवेलुएट करेंगे कि अच्छा अब मैं मैम के उससे पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ क्लास करते करते, यूट्यूब पर कुछ और देखने लग जाता हूँ, बीच में फोन चलाते चलाते इंस्टाग्राम पे पहुंच जाता हूँ। तो ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हो गया। इसके बाद क्या करोगे, रिव्यू करोगे चीजों को और रिवाइज करोगे कि इवैल्यूएशन करा, रिजल्ट्स क्या है उन इवैल्यूएशन के, मॉक टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट में क्या लगा कि गलतियां किस तरह की थी, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान में चेंजेस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट और मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्या होगी आपकी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद में अपने लिए क्लियर गोल्स के साथ शुरू करोगे, स्पेसिफिक गोल्स यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि भाई मेरे को इस साल 10 करोड़ का रेवेन्यू लाना है, इतना मार्केट्स में एक्सपेंड करना है, और अकॉर्डिंगली चीजें करते हैं। ठीक है, चलो, which of the following is considered an internal planning premises? इंटरनल प्लानिंग की प्रीमिसेस यहाँ पर आपके क्या होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपसे बोल रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, दूसरा बोल रहे हैं जो यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, तीसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो फंड्स आपको यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस या फिर नेचुरल कलामिटीज, यहाँ पर क्या आपका इंटरनल प्लानिंग प्रीमिसेस के अंडर आएगा। अब सबसे पहले एक बात बताओ, ठीक है इंटरनल प्रीमिसेस हैं, एक्सटर्नल प्रीमिसेस हैं, ये प्रीमिसेस होता क्या है पता है तुम लोग को? देखो प्रीमिसेस वो असम्पशंस और कंडीशंस हैं जो कि यहाँ पर फाउंडेशन बना रही है कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चीजें फोरकास्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या सोचोगे कि भाई ठीक है यहाँ पर आरबीआई के जो नोटिफिकेशन है प्रोबेबली सितंबर में आ जाएगा, और यहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन है तब तक एटलीस्ट इतनी हो जानी चाहिए, इतना लेवल हो जाना चाहिए, रिवीजन अकॉर्डिंगली आप कर लोगे। तो ये हो जाता है हमारा प्लानिंग प्रीमिसेस कि हमने क्या अज्यूम कर रखा है। तो हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं, फ्रेमवर्क देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे लिए किस तरीके से हमें अजम्पशंस लेकर चलना है कि हमारी स्ट्रैटेजीज बन पाए, गोल्स हम स्टैब्लिश करें। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको प्लानिंग प्रेमिसेस में भी दो तरह के मिल जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो हो गए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले हैं, और एक्सटर्नल हो गए जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं। जैसे बाहर का मार्केट कैसा चल रहा है, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी कैसी चल रही है। ठीक है, और इंटरनल क्या होता है कि भाई मेरे पास कितना फंड है, कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, मेरे एम्प्लॉइज की स्किल्स कितनी है, तो ये होता है इंटरनल। आगे समझ में इतना? अब समझते हुए चलो कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो गए कि भाई बाहर की हमारी कैसे चल रही है चीजें, है ना। पॉलिटिकल अगेन गवर्नमेंट स्टेबल है, अनस्टेबल है, यहाँ पर कैसी है। फिर आती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये क्या है कि मेरे पास में क्या रिसोर्सेज हैं, कितना फंड है, कितना कैपिटल है। तो रिसोर्सेज किसका हिस्सा है, इंटरनल हो गए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यही हमारा आंसर बन जाते हैं। तो प्लानिंग प्रेमिसेस या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल होगी। इंटरनल होगी तो वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस, मैनेजमेंट पॉलिसी फिलॉसफी। और एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में आपके पास में पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पर आपकी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो सकते हैं, है ना। तो ये सारे हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एक कंपनी है जिसने एक ऑब्जेक्टिव बनाया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि मैं चाहता हूं यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करूं। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक डेरिवेटिव प्लान होगा जो कि इस ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अब आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा आपका डेरिवेटिव प्लान है। पहला बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक मार्केट इंटेलिजेंस सर्वे जो है वो हम कंडक्ट करेंगे।
दूसरा बोल रहे हैं कि प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के। तीसरा बोल रहे हैं पॉलिसीज बनाएंगे कि भाई सेल्स को बढ़ाएं, प्रोडक्शन को बढ़ाएं और कॉस्ट को मिनिमाइज करें। चौथा बोल रहे हैं कि यहाँ पर इफेक्टिवनेस देखेंगे कि हमारी करंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी है। और पांचवा बोलते हैं कि यहाँ पर बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखेंगे हमारे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो बताओ डेरिवेटिव प्लान क्या हुआ। डेरिवेटिव कह सकते हैं सपोर्ट कर रहा है, ये हमें सपोर्टिव प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एग्जीक्यूट कब कर रहे हैं, हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि हम सपोर्ट करें हमारे मेन प्लान को। तो हमारा मेन प्लान क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट एक कंपनी को सबसे ज्यादा कब होगा, जब वो अपनी गुड्स को या फिर अपनी सर्विसेज को मैक्सिमम प्रोवाइड करे लोगों को, तो सेल्स उसकी बढ़े। तो जब सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगी तभी तो यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा। अब सेल्स मैक्सिमाइजेशन हुई लेकिन कॉस्ट प्राइसेस यहाँ पर हाई हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। तो हमें इनपुट कॉस्ट को कम करना पड़ेगा और अपनी सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे पास में सेल्स कब बढ़ेंगी, जब मेरे पास प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा हो या तो फिर मेरे पास इन्वेंट्री मैक्सिमम लेवल की हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो डेरिवेटिव प्लान्स क्या है, सब प्लान्स या सेकेंडरी प्लान्स या सपोर्टिव प्लान्स जो कि हमें हेल्प करे कि हम मेन प्लान को यहाँ पर अचीव करें। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और डेरिवेटिव प्लान हमें यहाँ पर हेल्प करता है कि हम पॉलिसीज बनाएं सेल्स को मैक्सिमाइज करने की, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने की और कॉस्ट को मिनिमाइज करने की। आ गया समझ में। नेक्स्ट आ जाओ। एक मैनेजर हैं जिनके पास में, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्लानिंग फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन पर्पस क्या है कि इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ रखा है प्लानिंग के टाइम पर। तो आप अगर किसी को साथ रख रहे हो, क्यों रख रहे हो, क्योंकि आपको उनसे काम करवाना है। अब काम करवाना है और उनको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करवा रहे हो तो क्यों कराओगे, ताकि यहाँ पर कॉपरेशन दिखे उनकी साइड से। तो पहला बोल रहे हैं मिसडायरेक्टेड प्लानिंग को आप अवॉइड करना चाहते हो। दूसरा बोल रहे टाइम कंज्यूमिंग नेचर को खत्म करना चाहते हो, रिड्यूस करना चाहते हो। तीसरा बोल रहे रिजिडिटी यहाँ पर प्लान इम्प्लीमेंटेशन में हो। प्लान इम्प्लीमेंटेशन में रिजिडिटी अच्छी होती है या फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई यहाँ पर अगर चीजें सही नहीं जा रही है, प्लान के अकॉर्डिंग गड़बड़ हो रही है तो हम थोड़ा चेंजेस ले आएंगे अपने प्लान में। टू मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स एंड गेट वैल्यूएबल सजेशन। अब जो काम कर रहा है उसे उस काम के बारे में थोड़ी ज्यादा नॉलेज या समझ होगी तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उनको भी अपने साथ लेकर चलें। तो सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस में और कॉपरेशन यहाँ पर ले रहे हैं इनसे, ताकि दो मेन पर्पसेस हमारे फुलफिल हो जाएं। अब यहाँ पर हमारे सबऑर्डिनेट्स एक तो मोटिवेट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि भाई मेरी भी बात सुनी जाती है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वैल्यूएबल सजेशंस यहाँ पर उनको मिल जाते हैं और अपने प्लान्स को इम्प्रूव कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है प्लानिंग का जो एम्फेसाइज करता है कि दैट इट इज नॉट मियर गैस वर्क। ऐसा नहीं है कि मैंने सब चीजें गैस की थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग, साउंड जजमेंट और इमेजिनेशन था। अब कुछ लोग एग्जाम में बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोर कर लेते हैं, अब दूसरे लोग कहते हैं अच्छा इसने तो गैस मारा होगा तभी इसका काम हो गया है ना, ऐसे बोलते हैं कि मियर गैस वर्क की चीज है और तो ऐसा कुछ है नहीं, इनको तो इतनी नॉलेज है नहीं। जरूरी है, हो सकता है उनकी जजमेंट अच्छी हो, उनकी इमेजिनेशन अच्छी है, वो चीजों को एक अलग तरह से देख पा रहे हैं। माइट भी मैंने एक टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। तो सेबी में ना एक बार एक क्वेश्चन आया था एम्प्लॉय टर्नओवर का, ठीक है। अब एम्प्लॉय टर्नओवर मैंने तब तक नहीं पढ़ा था या मुझे आता नहीं था, एग्जाम मैंने ऐसे ही दे दिया था। अब मैंने सोचा एम्प्लॉय टर्नओवर का क्या मतलब हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। अब मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और टर्नओवर मेरे घर में एक बड़ा कॉमन सा टर्म है, तो मैं टर्नओवर सुनकर मुझे लगा कि यार ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन इंसान का टर्नओवर,
इंसान का टर्नओवर मतलब बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग या तो तब आ सकते हैं जब बिजनेस अच्छा जा रहा है या जल्दी जल्दी छोड़कर जा रहे हैं। तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सोचा कि हमारा सेकंड पार्ट सही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक साथ आना बहुत मुश्किल चीज है। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है कि कंपनी के पास में से लोग जल्दी जल्दी छोड़ कर भी जा रहे हैं, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ था। तो मैंने एक जजमेंट बनाई जिसकी वजह से मेरा स्कोर काफी बेटर रहा। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट गैस वर्क कि हमें थिंकिंग वाले प्रोसेस में गए, क्रिएटिव थिंकिंग की साउंड जजमेंट हमने की। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो इस बात को बोल रही है। प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है, लुकिंग अहेड है कि भाई आगे की चीजें देख रही है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हो गया ना, आप इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर रहे हो, क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हो, राइट। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कंपनी को यहाँ पर अभी देखने के लिए मिलता है कि भाई ये जो डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है ये इसका हिस्सा है, जहां पर फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रही हैं कस्टमर डिमांड्स की, और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बदलती जा रही है बार बार। तो ऐसे में कौन सी प्लानिंग हमारे लिए क्रूशियल है कि हम यहाँ पर कंपनी की इफेक्टिवनेस को मेंटेन कर पाए। अब आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि चीजें बार बार बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में पूरा डिबेट चल रहा है कि आरबीआई ग्रेड बी होगा या ग्रेड ए होगा। ए हुआ तो सिलेबस में कितना चेंज होगा। तो अब यहाँ पर मान लो आरबीआई आपके लिए गवर्नमेंट है और बिजनेस है आपका पढ़ाई करना। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो कस्टमर डिमांड है या फिर जो हमारे पास में पढ़ाई की डिमांड है वो हमें कैसे मैनेज करनी है। अब उसके लिए हमें प्लानिंग में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी कि माइट भी यहाँ पर एक दो कंपोनेंट प्लस माइनस हो जाए। तो एटलीस्ट जो अभी मुझे पता है कि सिलेबस का हिस्सा है वो मैं पढ़कर रखूं, ताकि अगर कुछ चैलेंजिंग आया और मुझे वो चीज में उतना नहीं आता होगा तो मैं फटाफट से स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली चेंज कर लूं। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें जरूरत है। तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, प्लानिंग यहाँ पर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल है। प्लानिंग को हमें फ्लेक्सिबल रखना है ताकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं बाहर के एनवायरनमेंट में, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कस्टमर डिमांड, उनके हिसाब से हम खुद को अपडेट कर पाए। आगे समझ में। अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि प्लानिंग जो है वो बेसिक या फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का। दूसरा है यहाँ पर कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर केवल टॉप लेवल पर ही हमें प्लानिंग की जरूरत है। तीसरा बोल रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो यहाँ पर सेव कर रही है टाइम को, एफर्ट को और मनी को। तो ये ऑलवेज बोल रहे हैं कि हमेशा ऐसा होता है। अब ऐसा सिचुएशन समझना। ठीक है, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स अगर मैं कोई काम शुरू कर रही हूँ तो मुझे स्टैब्लिश करने ऑब्जेक्टिव्स, और बिना प्लानिंग के कोई भी काम करना इज लाइक आंखें बंद कर सड़क पर चलना कि कोई भी व्हीकल आकर मुझे मार जाए। तो ये बात तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई कि भाई बेसिक है या फंडामेंटल फंक्शन है। दूसरा बोल रहे केवल टॉप लेवल पर चाहिए। क्यों भाई, मीडियम लेवल पर मैनेजमेंट नहीं देखेगा, लोअर लेवल पर मैनेजमेंट काम का प्लानिंग नहीं करेगा। तो अगर प्लानिंग नहीं करेगा, एम्प्लॉयज अपने लेवल पर प्लानिंग नहीं करेंगे तो काम कंप्लीट कैसे होगा। हम सब लोग डे टू डे लाइफ में यहाँ पर चीजें प्लान करते हैं। ठीक है, आज संडे है, मुझे ऑफिस से थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिला, मैंने पहले से प्लान कर लिया कि ओके फाइन, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ पर्टिकुलर चीजें ऑलरेडी कर रखूंगी, ताकि अगर मैं किसी बिजी डे में काम नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों के लिए लेक्चर्स नहीं ला पाती हूँ, तो वो वाले लेक्चर्स आपके पास एक बैकअप में रहे। तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा है ना। तो यहाँ पर हर लेवल पर हमें क्या जरूरत होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है। अब यहाँ पर ये हमेशा हमारा टाइम बचा ले नहीं जरूरी नहीं है, एफर्ट्स बचा ले नहीं जरूरी नहीं है। मैंने अच्छा खासा यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रख दी 4 लेक्चर्स की, सडनली सिलेबस चेंज हो गया, नोटिफिकेशन आया, पता चला सिलेबस चेंज हो गया, पूरा का पूरा काम गड़बड़ हो गया। तो ऐसा यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो ए आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, अब आ जाओ। एक लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर अपने लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इन्हें डिटरमिन कर रही है और एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जो हैं उन्हें कवर कर रही है। तो ऐसी प्लानिंग को हम क्या बोलेंगे। क्या हो रहा है, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, एमएनसी है एक,
जो कि देख रही है कि भाई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या रहेंगे, जिसमें कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कवर कर रही है, होलिस्टिक कवरेज है। तो इसे हम बोलेंगे कॉर्पोरेट प्लानिंग। ठीक है, तो हमारे पास में अलग अलग तरह की प्लानिंग होती है। पहला है यहाँ पर हमारे पास में फंक्शनल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग क्या होती है, किसी को पता है? देखो, फंक्शनल प्लानिंग होती है कि यहाँ पर डिटेल्ड प्लान मैंने बनाया। क्या किया मैंने? डिटेल्ड प्लान बनाया। ठीक है, क्यों बनाया मैंने यहाँ पर? कि भाई मुझे कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशनल एरियाज रखने हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम करने हैं। फॉर एग्जांपल लेक्चर्स मुझे करनी है, मैंने सोचा भाई मुझे थोड़ा मार्केटिंग का भी पार्ट देखना है, तो स्ट्रैटेजिक गोल्स में यहाँ पर अपने जो है, ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड किया था कि मेरी कंपनी जो है इस बार कम से कम 500 स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। अब यहाँ पर मुझे उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं आप लोगों तक लेक्चर पहुंचा पाऊं, और यहाँ पर कंटेंट अच्छा क्वालिटी का बनाना होगा ताकि आप पढ़ पाओ। तो ये दोनों जो है अलग अलग यहाँ पर प्लान्स हैं, अलग अलग काम है, लेकिन मैं यहाँ पर एक डिटेल्ड प्लान बना रही हूँ हर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर आपके पास में ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या होगा? ऑपरेशनल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक गोल्स जो है मेरे, ठीक है, उनको एक्शनेबल डे टू डे एक्टिविटीज में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, और क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने रहेंगे। कॉर्पोरेट प्लानिंग में आपको समझा ही चुकी हूँ। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होगा? शॉर्ट टर्म प्लानिंग ऑफ कोर्स कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हमारा, तो शॉर्ट टर्म जब भी आपको फाइनेंस में भी देखने के लिए मिले तो आप याद रखना यहाँ पर अप टू 1 ईयर की बात होती है। ठीक है, जैसे अकाउंट्स में आप पढ़ते हो, थोड़ा बहुत अकाउंट्स भी आता है ना आप लोग के सिलेबस में, तो उसमें जैसे आपने पढ़ा करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स कौन से हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, तो मतलब अप टू 1 ईयर। ठीक है, अब आती है इसके बाद में हमारे पास में लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन सी हो गई? जो लॉन्ग टर्म के लिए है। एंड नेक्स्ट कौन सी है आपके पास में? डायरेक्शनल प्लानिंग। डायरेक्शनल प्लानिंग क्या होगी कि हम जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने किसी को डायरेक्शंस दे दी कि भाई देखो एक काम करना, कम से कम फेज 2 पहले से तैयार कर रखना, और डेली फेज 1 का कोई एक सब्जेक्ट का क्विज तो आप लगाओगे ही। तो ये क्या बन गया? ये यहाँ पर एक डायरेक्शन, एक गाइडलाइन दे दी। अब इस गाइडलाइन को कैसे कैसे आप फॉलो करोगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ में आ गया अलग अलग तरह की प्लानिंग कौन कौन सी होती है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसके बारे में? स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल प्लानिंग के। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और टैक्टिकल प्लानिंग में डिफरेंस पूछ रहे हैं। सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता है क्या है? स्ट्रैटेजिक होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, कि भाई मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है। और टैक्टिकल क्या होता है मेरे लिए? टैक्टिकल होता है शॉर्ट टर्म। कैसा होता है? शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो टिपिकली यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट करते हैं, जबकि जो टैक्टिकल प्लानिंग है वो ये बोल रहे हैं कि मिडिल मैनेजमेंट करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब अपने आप सोचते हुए जाना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन करता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग कौन करता होगा। टैक्टिकल प्लानिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, जो कि हमारे अंदर से आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ये बोल रहे हैं हाई डिग्री ऑफ डिटेल रखता है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लान बनाते हो तो क्या आप बहुत ज्यादा डिटेल्स रखते हो उस चीज के बारे में, या फिर मोटा मोटा देखते हो कि क्या क्या चीजें रहेंगी? तो बहुत ज्यादा डिटेल तो हम रखते नहीं है। ये कहाँ रखते हैं? हम टैक्टिकल प्लानिंग में रखते हैं। तो यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी भी देख लेते हैं। ड्यूरेशन जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, ये बोल रहे जनरली लॉन्गर होता है देन दैट ऑफ टैक्टिकल प्लानिंग। तो यहाँ पर जो आपकी टैक्टिकल प्लानिंग है वो आपकी कैसी होती है? शॉर्ट टर्म होती है, और स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म होती है। तो करेक्ट हो गया। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन बोल रहे ज्यादा क्रूशियल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी हमारा आंसर बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कंपनी है जिसने यहाँ पर अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया है। कैसे किया है? कि भाई मार्केट में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये अप्रोच आपकी किसके अंडर आएगी? हो सकते हैं, है ना, एंटिसिपेशन कर रहे हैं हम। एंटिसिपेट कर रहे हैं मतलब पहले से सोच कर रख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा काम करना है। ये कब होगा? प्रोएक्टिव अप्रोच में। रिएक्टिव में क्या होगा कि कोई चीज हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे ऐसा करना है। कंकरेंट क्या है?
मैं अभी जो चीजें चल रही है अकॉर्डिंगली चीजों के साथ में काम कर रही हूँ। फीडबैक क्या है कि यहाँ पर कोई एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिली हमने वो फर्स्ट स्टेज पर प्रोवाइड करी और अकॉर्डिंगली काम करा। और डायरेक्शनल प्लानिंग में आपको बता ही चुकी हूँ कि हम यहाँ पर दूसरों की गाइडलाइंस या फिर मोटी मोटी चीजों के ऊपर चलते हैं, डायरेक्शंस पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन सा एक इंटरनल लिमिटेशन नहीं है प्लानिंग का। तो प्लानिंग का यहाँ पर कौन सा लिमिटेशन नहीं होगा ये पूछ रहे हैं। रिजिडिटी, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ चीजों में जैसे आप मानो टॉप मैनेजमेंट है ना, अगर मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को उन्होंने कोई चीजें बताई हैं और कुछ प्लान कर कर रखा है तो उसको चेंज होने के कितने चांसेस हैं। तो ठीक है, ये यहाँ पर एक इसकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी। मिसडायरेक्टेड प्लानिंग, मैंने आपको कुछ और समझाया, आपने कुछ और समझ लिया, डायरेक्शंस गलत हो गई। लेबर यूनियन एगिटेशंस, लेबर यूनियन के यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर ये आपके इंटरनल के अंदर नहीं आएगी। टाइम कंज्यूमिंग, भाई हमें यहाँ पर कोई प्रोसेस फॉलो करने में और ज्यादा टाइम लग रहा है पूरे प्लान के हिसाब से चलने में, माइट भी मेरे पास कोई शॉर्टकट होता है मैं उस शॉर्टकट को अपना लेती। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बहुत बार क्या होगा कि भाई मैं प्लान के हिसाब से जा रही हूँ, सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे प्लान में कुछ गड़बड़ थी, तो जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो ही मैंने यहाँ पर अचीव नहीं किया। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर ये सारी आपकी क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई। नेक्स्ट आते हैं चेस्टर बार्नर्ड। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर कंसर्न है किसके रिलेटेड, तो यही बोल रहे हैं कि विच इज अ कंसर्न इज लाइबल टू डिफाइन, यहाँ पर क्या चीजें आपको डिफाइन करनी है। तो पहले बोल रहे केवल फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पर देखोगे और देखोगे कि कैसे इन्हें एलोकेट करना है। दूसरा बोल रहे हैं आप यहाँ पर रोल पोजीशंस देखोगे, जॉब रिलेटेड चीजें देखोगे, कोऑर्डिनेशन देखोगे कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसा है, तब यहाँ पर आप जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर इनका काम क्या है, ये बोल रहे हैं कि आप ये देखो कि भाई हमारे पास में रोल पोजीशंस जो हैं उनके क्या फंक्शंस रहेंगे, जॉब रिलेटेड काम किस तरह से होगा, है ना, और कोऑर्डिनेशन कैसा होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये सारी चीजें देखनी होती है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कौन सा इनमें से एक पहला स्टेप है जो कि एक मैनेजर को परफॉर्म करना चाहिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज, क्लासिफाइंग द अथॉरिटी, identification of activities, coordination between authority and responsibility, establishing performance standards। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में जब भी कोई मैनेजर होगा उसका ध्यान किस चीज में जाएगा, उसका ध्यान जाएगा कि भाई उसे क्या क्या अभी एक्टिविटीज को करना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी हमारे पास में कि भाई क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हमें पता होना चाहिए। तो स्टेप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कि कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी है, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिपार्टमेंटली इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा कि अच्छा मुझे ये काम करना है, प्रोडक्शन करना है, सेल्स करना है, मार्केटिंग करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन वाली चीजें बताई जाएंगी, मैनेजमेंट वाले को मैनेजमेंट, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम चीजें करेंगे। तो पहला स्टेप ये हो जाता है, दूसरा आपका ये हो जाता है। तीसरा क्या करोगे, अब डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग एम्प्लॉइज को अलग अलग ड्यूटीज दी जाएंगी, तो फिर हम यहाँ पर असाइन करेंगे ड्यूटीज को। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रिपोर्ट किसको किया जाएगा कि भाई मैंने ये काम कर लिया, ये काम बचा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कैसा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन देखना होगा कि भाई लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड ग्रुपिंग सिमिलर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इनटू यूनिट्स और डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो हमारे पास सिमिलर चीजें हैं और जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको यहाँ पर एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है आपका, डिपार्टमेंटाइजेशन। ठीक है,
तो आप इनको किसी एक यूनिट में या एक डिपार्टमेंट में ले आते हो। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या होगा कि भाई हमें पूरा रॉ मटेरियल लेकर आना है, प्रोसेसिंग करनी है, आउटपुट आना है उसका, तो कैसे कैसे हम चीजें करेंगे। तो सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज हमारे लार्ज मैनेजेबल यूनिट्स में चली जाती है या फिर डिपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट आते हैं, which of the following statement best describes the concept of hierarchy in the organizing function। हायरार्की का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कौन सा आपका डिसाइड करेगा। हायरार्की क्या होती है कि अलग अलग रैंक्स पर काम हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप जैसे मान लो अभी जाओगे आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, राइट। इसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, आप मैनेजर, यहाँ पर एजीएम बनोगे, एजीएम के बाद जीएम बनोगे, जीएम के बाद डीजीएम बनोगे, डीजीएम के बाद में यहाँ पर आप फिर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर आप जीएम बनोगे, सीजीएम बनोगे, सीजीएम के बाद ईडी बनोगे, ईडी के बाद में डिप्टी गवर्नर और हो सकता है गवर्नर भी बन जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास पूरी हायरार्की होती है। तो यहाँ पर हम रैंक देते हैं इन ऑर्डर टू क्या क्या मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक की बेनिफिट है यहाँ पर एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जो कि इसको हेल्प कर रहा है कि राइट इंडिविजुअल्स को राइट जॉब्स में रखे बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो ये हमारा डायरेक्टली कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक की बेनिफिट ये है एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कि राइट इंडिविजुअल्स को राइट जॉब्स की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। जैसा जैसा जिसका क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर स्किल्स है, तो ये यहाँ पर हमारी किस चीज के लिए आएगी, ये हमारी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएगी कि जिन्होंने सही इंसान को जिसकी जैसी स्किल्स हैं वैसे ही डिपार्टमेंट्स में या वैसी ही ड्यूटीज उनको असाइन की हैं। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या होगा, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे लीडर्स बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज की डेट में, जिनको अथॉरिटी दी जाती है कि वो ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको 5 साल में जब इलेक्शन आता है तब याद आता है। तो यहाँ पर इनइफेक्टिव बिहेवियर रहता है, कुछ भी डिसीजंस ले लेते हैं, देश का भी नुकसान होता है ना। तो यहाँ पर इससे क्या हो रहा है कि एक इंसान जो है वो इनइफेक्टिव बन गया। तो यहाँ पर ये जो है ये किसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस बता रहा है कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। नेक्स्ट आ जाओ, कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स कॉन्शियसली डिटरमिन्ड वेयर पीपल अचीव गोल्स बाय अडियरिंग टू लेड डाउन नॉर्म्स। जो भी नॉर्म्स रखे गए, जो भी चीजें रखी गई हैं, लोग वैसा ही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड यहाँ पर जॉब्स हैं और हर एक किसी को अपना काम पता है। ऐसा कब होता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर काम है वीडियोस क्रिएट करना, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर जो है क्या और दूसरी चीजों के ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स तो दे सकती हूँ, अपनी अथॉरिटी से काम नहीं कर सकती, राइट। तो ये हमारी एक वो हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टाफिंग जो है ये एक मैनेजरियल फंक्शन माना जाता है जिसको कंसर्न विद किसके साथ में, स्टाफिंग किस चीज से रिलेटेड है आपकी, स्टाफिंग मतलब स्टाफ है ना। स्टाफ के साथ क्या करोगे, इनको हायर करोगे, सबसे पहले तो हायर करना बहुत मुश्किल चीज होती है, फिर यहाँ पर डेवलप करोगे चीजों को, पॉलिसीज वगैरह देखोगे, एम्प्लॉयमेंट करोगे इनका, फिर इनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, रेन्यूमरेशंस इनको क्या देने हैं और इनको कैसे रिटेन कर कर रखना है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये सब आपका किस में आता है, ये सब आपका स्टाफिंग का एक हिस्सा रहता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है स्टाफिंग का, तो क्या नहीं होगा, पहला बोल रहे स्टाफिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है, दूसरा बोल रहे हैं एक परवेजिव एक्टिविटी है जो ऑल टाइम प्रेजेंट रहती है, तीसरा बोल रहे कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, चौथा बोल रहे हैं ये एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, एक बार हायर करा बहुत टाइम तक लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता ना, लोग क्या करते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब स्विच करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये एक इनकरेक्ट चीज हो गई। स्टाफिंग जो है यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके जो ऑपरेशंस है वो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि मैन पावर आपके पास कैसी है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने किसी को हायर करा, एक डिपार्टमेंट में दिया, वो अच्छे से काम करेंगे तभी वो डिपार्टमेंट ऑफिशिएंटली वर्क करेगा। पर्सन यहाँ पर हायर नहीं हो पाया, काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो नुकसान किसका है, दूसरे डिपार्टमेंट का है ना। तो यहाँ पर इसीलिए स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
Which step in the staffing process involves familiarizing appointed candidates with work units and the work environment? उन्हें बताया जाता है कि भाई यहाँ पर वर्क एनवायरमेंट कैसा है, किस तरह का काम होता है, कौन से डिपार्टमेंट में आप रहोगे, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन होगा, सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये होता है आपका ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट में। एक ओरिएंटेशन सेशन रखा जाता है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद में कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर न्यू सिलेक्टेड एम्प्लॉइज को उनका जॉब रोल बताया जाता है, उनके कलीग्स कौन है, वर्क यूनिट्स क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग होते हैं, उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो कहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं, सब चीज बताई जाती है। नेक्स्ट आ जाओ। एक की एडवांटेज जो है इफेक्टिव स्टाफिंग की, वो यहाँ पर है कि लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, जिसमें एक पाइपलाइन ऑफ क्वालिफाइड इंटरनल कैंडिडेट्स फॉर की पोजीशन। आप देखते हो कि भाई यहाँ पर जो लोग आपके क्वालिफाइड हैं उन्हीं को वो पोजीशंस मिल रही हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये जो बेनिफिट है इसको हम स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं सक्सेशन। सक्सेशन कैसे, यहाँ पर अब हमारे पास में मान लो एक पर्सन है, एजीएम से अगर आप यहाँ पर डीजीएम तक पहुंच रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया, तो जब आप डीजीएम से सीजीएम पहुंच रहे हो तो वो आप कैसे पहुंचोगे, अपना काम अच्छे से सीखोगे, चीजें सीखोगे, तभी आपको नई लेवल पर लेकर आएंगे, तभी दूसरे लेवल पर। तो यहाँ पर सक्सेशन हो रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग होती है, जहां पर हम देखते हैं कि इंटरनली जो पीपल है, ठीक है, उन्हें कैसे डेवलप करना है कि उनके पास में इतना पोटेंशियल हो कि वो जो की पोजीशंस हैं, की लीडरशिप पोजीशंस हैं, उन्हें यहाँ पर फुलफिल कर पाए, वहां पर अपनी जगह बना पाए। नेक्स्ट, डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस, एडवांटेजेस तो बहुत हैं, स्पेसिफिक स्टाफिंग जो है वो एक कॉस्टली प्रोसेस हो सकता है, पर्टिकुलरली क्यों हो सकता है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस की वजह से। तो जब हाई टर्नओवर रेट्स हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, स्टाफिंग हमारे लिए कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लोगों की डेवलपमेंट कराना पड़ता है, और यहाँ पर अगर हाई टर्नओवर है, जैसे मैंने बताया ना, एम्प्लॉय अगर छोड़ रहा है जॉब, तो ये हमारे लिए क्या, टर्नओवर हाई हो जाता है, क्योंकि फिर उसकी जगह किसी और को लेकर आ रहे हैं। तो ये हमें एक स्टाफिंग की डिसएडवांटेज बता रहे हैं। तो कौन सी डिसएडवांटेज है यहाँ पर, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट, की भाई आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टिंग पर। तो डायरेक्टिंग यहाँ पर एक कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिवेटिंग या फिर एग्जीक्यूटिंग, जो भी फंक्शंस हमारे थे उन्हें हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो बोल रहे कोर एलिमेंट क्या नहीं है डायरेक्टिंग का, पहला बोल रहे कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, सुपरविजन करना पड़ता है, वरना कुछ लोग काम नहीं करना चाहते, मोटिवेट टाइम टू टाइम करना रहता है कि भाई यहाँ पर हम आपको अच्छी सैलरीज प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छी पोजीशन दे सकते हैं अगर आप अच्छा काम करोगे। लीडरशिप यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए ऑफकोर्स, तभी आपकी बातें लोग सुनेंगे। और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है ये क्या है, ये प्लानिंग का हिस्सा है, ना कि डायरेक्टिंग का। तो ई हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टिंग की ये लाइन कर रहा है, क्या लाइन कर रहा है, इंडिविजुअल और टीम एफर्ट्स को किसके साथ में, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ में। तो ये इंश्योर करता है कि हर लोग यहाँ पर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करें, जो हमने मेन ऑब्जेक्टिव बनाया है। तो ये हमारा किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, गोल अचीवमेंट होगा, जैसा मैंने भी बताया कि हमने इनिशियली एक गोल बना लिया था, उसी की तरफ हम काम करवा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग जो है वो ये स्टेट करता है कि कमांड जो है वो किसी एक एग्जीक्यूटिव या सुपीरियर से ही आनी चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, जब हमने फेयर्स 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। क्या बताया था, ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। चलो, एक मैनेजर यहाँ इंश्योर कर रहा है कि सबऑर्डिनेट्स जो है वो हम अच्छे से समझें कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ये कौन से प्रिंसिपल के साथ में आएगा, तो आप बताओ खुद से कि कौन से क्या आएगा। फॉलो थ्रू में क्या आएगी, हम देख रहे हैं चीजें सही से चल रही है नहीं चल रही है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज यहाँ पर हम कुछ चीजों में करते हैं, अदरवाइज से सही नहीं होता है। तीसरा है कि अप्रोप्रिएटनेस, देख रहे हैं कि भाई जो डायरेक्टिंग टेक्निक है वो हमारी कैसी है। चौथा है कॉम्प्रीहेंशन, की हम सारी चीजें साथ लेकर चल रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा। तो डी हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से कम्युनिकेट की जाएंगी, कौन से टास्क एकदम अच्छे से पता होने चाहिए, डेडलाइंस एकदम अच्छे से यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पर है which of the following principles is related to the purpose of directing as opposed to the directing process। directing process से opposite अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कौन सा प्रोसेस है आपका, जो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पर डायरेक्टिंग के थ्रू आता है, डायरेक्टिंग के पर्पस से बात करता है, उसके प्रोसेस के बारे में बात नहीं हो रही। तो वो है आपका हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो कि क्या बात करता है, ये बोलता है कि जो इंडिविजुअल गोल्स है, मैं चाहती हूँ मेरी ग्रोथ टाइम टू टाइम होती रहे, मेरी सैलरी बढ़ती रहे, और यहाँ पर वो कब होगा, जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो रहे हैं। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो ग्रोथ कैसे होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रही हूँ, अपने को बहुत अच्छी स्किल्स सिखानी है मुझे, और ऑर्गेनाइजेशन भी चाहते हैं कि लोग अच्छे से काम करें। तो दोनों चीजें यहाँ पर हो रही है, अलाइन हो जाए हमारे इंडिविजुअल गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ में। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव सबकी आपको जानकारी रहे, तो अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर लो। ठीक है, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आरबीआई का मॉक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है, आप वो भी ले सकते हैं। पीएफआरडीए के मॉक टेस्ट सीरीज हमारे चल रहे हैं जो कि आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की भी फ्री वीडियो सीरीज पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वो आप पढ़ सकते हैं। फाइनेंस वीडियोस के भी कुछ वीडियो सेक्शंस मैंने आपको बनाकर दे रखे हैं, तो अगर आप यहाँ पर फाइनेंस वीडियोस पढ़ना चाहते हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इरडा की, सिडबी की या फिर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो जो आपके रेगुलेटरी बॉडीज से रिलेटेड है, या फिर आपको करंट अफेयर्स चाहिए बैंकिंग के या रेगुलेटरी बॉडीज के, तो हम आपको सभी चीजें प्रोवाइड करते हैं। आरपी एकेडमी डाउनलोड करो एप्लीकेशन को और एक बार सारे ऑफर्स अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।